आज हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तुम भी पढ़ लो, ठीक है। कोई कोई हार्मफुल टॉपिक नहीं है। तुम उस दिन वो कह रहे थे ना, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन। ठीक है। भाई मैं बता दूं, मैं नोट्स भी देता हूँ बहुत अच्छे अच्छे। सुनिएगा। ये इंग्लिश वाले में बहुत बड़े हैं। ये तो पार्ट वन है, पार्ट टू 50 पेज का होगा। तो फिर इस कल वाला समझ आया था। जब मैंने यही लिखा था ना शायद, फॉरेन एक्सचेंज। मानसी, चैप्टर का नाम क्या दिख रहा है? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। अपनी करेंसी छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी होती है वो फॉरेन एक्सचेंज होता है। अपनी करेंसी छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी होती है वो क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है। और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक करेंसी के मुकाबले दूसरी करेंसी का जो रेट होता है। जैसे $1 = 50, $1 = 60। तो जब मैं एक करेंसी के मुकाबले दूसरी करेंसी को रेट करता हूँ तो उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है अपनी करेंसी छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी होती है वो फॉरेन एक्सचेंज होता है। मतलब रुपये को छोड़कर नोट में जो भी साइन दिखे वो क्या है हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज। रुपये को छोड़कर नोट पे जो भी साइन दिखे वो क्या है हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अपनी करेंसी छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी होती है उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। और एक करेंसी के मुकाबले दूसरी करेंसी का जो रेट होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट पढ़ो। अब देखो, एक ना करेंसी डेप्रिसिएशन होता है और एक करेंसी एप्रिसिएशन होता है। अब बच्चों ध्यान से सुनना। 2021 की बात करता हूं, जब $1 = ₹40 था। ठीक है। एंड अब बात करता हूं मैं 2023 की, जब $1 = ₹50 है। पहले अगर कोई इंडियन पहले अगर कोई इंडियन पहले क्या पहले अगर कोई इंडियन हो जाएगा ना उधर पे, आराम से। वेरी गुड। नहीं नहीं, वो आराम से है ना। देखो, पहले कोई इंडियन जब अमेरिका जाता था और उसे $1 चाहिए होता था तो वो कितने देता था? ₹40। अब अगर कोई अमेरिकन जाता है, अगर कोई इंडियन अमेरिका जाता है तो अब उसे कितना देना है? ₹50। तो उसका करेंसी क्या हो गया है? डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट का मतलब क्या होता है? जब हमारी करेंसी जो है वो सस्ती हो जाती है औरों के मुकाबले। जब अगर पहले अगर कोई अमेरिकन 2021 में अगर कोई अमेरिकन आ रहा था और वो अगर $1 दे रहा था, ठीक है, अगर कोई अमेरिकन आ रहा था और वो $1 दे रहा था तो 40 का माल ले जा रहा था। अब अगर कोई अमेरिकन आ रहा है और $1 दे रहा है तो अब वो कितने का माल ले जा रहा है? 50 का। तो हमारी करेंसी क्या हुई है? डेप्रीशिएट। तो डेप्रीशिएट में क्या होता है? हम जो है वो वीकर हो जाते हैं।
ठीक है। अब देखो, डेप्रिशिएट तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एप्रिशिएट। पहले 2021 में जब $1 था उसका दाम था 30 रुपए। अब 2023 में राहुल गांधी आया और उसकी वजह से $1 इक्वल टू ₹10 हो गया। ठीक है, तो हमारी करेंसी क्या हुई, एप्रिशिएट हो गई। पहले मैं 30 रुपए देता था तब जाकर $1 मिलता था, अब मैं 10 रुपए देता हूं तब जाकर $1 मिलता था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आपको बताना है भैया एप्रिशिएट हुआ है डेप्रिशिएट हुआ है। पहले 9th वाले बताएंगे। बताओ बच्चा, डेप्रिशिएट हुआ एप्रिशिएट? एप्रिशिएट हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। अब 9th वाले ने बता दिया, मतलब 12th वालों को आ गया, है ना? तो ये एक स्टैम्प है। अब करेंसी एप्रिशिएट हुआ है मतलब हम बाहर वालों के लिए चीप हो गए। एक्सपोर्ट मतलब होता है जब यहां से माल बाहर बिक रहा है। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है क्रिस? ये टोपी अगर बाहर बिकने जा रही है तो एक्सपोर्ट है, और अगर ये इसने नाइकी से खरीदा है तो नाइकी से इसने इंपोर्ट करवाया। इंपोर्ट करवाया मतलब बाहर से इधर आया। ठीक है, अब मान लो करेंसी डेप्रिशिएट हो रखा है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा क्योंकि हम बाहर वालों के लिए चीप है, और जब भी कोई चीज चीप होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इंपोर्ट हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पहले वो मुझे चीज सस्ती पड़ रही थी अब मुझे महंगी पड़ेगी, तो इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा। हाँ, मतलब इंपोर्ट कम हो जाएगा और नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एक्सपोर्ट होगा तो मेरा सेल होगा, और जब मेरा सेल होगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। किसे ये समझ नहीं आया? नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगा ये नहीं समझ आया? अरे बच्चे, जब एक्सपोर्ट करोगे तो आप सेल कर रहे हो ना, आप बेच रहे हो, जब बेचोगे तो आपकी जेब में पैसा आएगा या पैसा जाएगा? आएगा, तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। समझ गए समझ गए? अब वो डिपेंड करता है कि अगर मान लो कि तुम्हारी इकोनॉमी में 10 लोग रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें से इतने लोग जो है ना जिनका घर बार जो है वो एक्सपोर्ट से चल रहा है, तब तो तुम्हारी कंट्री के लिए अच्छा है। लेकिन अगर मान लो 2 जनों का ही घर बार एक्सपोर्ट से चल रहा है और बाकी सबका किससे चल रहा है? अपने आप से, नहीं इंपोर्ट से नहीं, अपने अपने विद इन द डोमेस्टिक, तो फिर क्या है, घटिया है। ठीक है, अगर आप वियतनाम जैसी कंट्री हो जहां पर एप्पल आईफोन 14 प्रो 3 करोड़ का मिलता है, पता है ये बात? क्योंकि करेंसी हमारी वहां पर महंगी है, 350 रुपए, 1 रुपया इक्वल टू 350 है। ठीक है, 350 समझ रहे हो ना तुम? जो हमारे घर वाले हफ्ते में नहीं देते। ठीक है, वो 1 रुपया है वहां पर, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, मैंने तो एक रील्स देखी थी, उसमें बोला कि अगर आपको 3 करोड़ का फोन चाहिए तो फिर बताया वियतनाम में मिलता है। ये समझ गए? तो अगर एप्रिशिएट होगी करेंसी तो एक्सपोर्ट क्या होगा, घट जाएगा, इंपोर्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और नेशनल इनकम घट जाएगा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री की करेंसी। ठीक है, वहां दिक्कतें तो नहीं हो रही ना, तुम 4 रुपए in terms of foreign currency, or it refers to the increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency. ठीक है, अब बात करते हैं, it makes the domestic goods cheaper in foreign country as more of such goods can be purchased with the same amount of foreign currency, so it leads to increase in export. And it makes the foreign goods cheaper in domestic country as more of such goods can be purchased with the same amount of domestic currency. और ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा, नेशनल इनकम घट जाएगा। समझ गए समझ गए? चलो, अब थोड़ा नोट्स से पढ़ाऊंगा मैं। नोट्स बनाए क्यों? देखो,
अब ये 40 होगा, 50 होगा, 50 होगा, लाख होगा, ये पता कैसे चलेगा? ठीक है, इसके लिए तुम्हें कुछ देखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना। जब स्टार्टिंग में ट्रेड स्टार्ट हुआ था, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता था, तब गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था। मतलब ट्रेड के लिए जो मनी यूज होता था वो गोल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि तुम 10 CR की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अब उसके लिए गोल्ड पहुंचाना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। ठीक है, इसलिए आ गया मनी। ठीक है, मनी। और मनी को कैसे वैल्यूएशन करने लगे, तो उसके बाद जो आ गया वो आपके आ गया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो प्राइस डिसाइड करता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। जैसे इंडिया वाले ने बोल दिया $1 इक्वल टू ₹50, तो $1 इक्वल टू ₹50 रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए इंडिया वाले को क्या रखना पड़ेगा, बहुत रिजर्व्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ये तो मैंने ग्लिम्सेस दिए। अब मान लो क्रिश केमिस्ट शॉप है, क्रिश केमिस्ट लिमिटेड। ठीक है, वर्ल्ड में यही एक इंसान है जो हार्ट की डिजीज की मेडिसिन रखता है। ठीक है, हार्ट की डिजीज की मेडिसिन रखता है, और ये जो दुकान है वो आपकी है अमेरिका में। ठीक है, अब ये जो क्रिश की दुकान है ये अमेरिका में है, तो इसके पास जो करेंसी चलती होगी वो डॉलर चलती होगी। ठीक है, इसने देश में हार्ट की डिजीजेस को बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, और इसका इसने टेन्योर दिया प्रियांशु को। इसने बोला प्रियांशु पूरे वर्ल्ड में हार्ट डिजीजेस फैला दो। ठीक है, और इसने लड़कियां हायर की और लड़कियों ने हार्ट की डिजीजेस फैलाना स्टार्ट किए। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड में हार्ट की डिजीजेस फैल गए। ठीक है, लेकिन जो दवा लेने आएंगे वो किसके पास आएंगे, क्रिश के पास। ठीक है, क्रिश को कौन सी करेंसी चाहिए, क्रिश को चाहिए डॉलर। क्रिश को क्या चाहिए, डॉलर। ठीक है, अब हर पूरा वर्ल्ड किसकी डिमांड करेगा, डॉलर की। लेकिन हमने ये तो पढ़ रखा है ना कि करेंसी एक लिमिटेड अमाउंट में छप सकती है। अब मान लो कि पूरे वर्ल्ड में जो डॉलर के नोट्स है वो 1,000 है। ठीक है, लेकिन जो डिमांड आ रही है $50,000 की आ रही है। अब क्या होगा, $50,000 नोट्स की। ठीक है, अब क्या होगा, इसके प्राइस क्या होंगे, हाइक हो जाएंगे। अभी तो मैंने एक कॉमोडिटी लिया है, वैसे कितने कॉमोडिटी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेन इंडिकेटर होता है ना आपका, वो होता है आपका पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल हर जगह यूज होता है। समझ गए, समझ गए। इन फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी तो पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल जो होता है वो मेन इंडिकेटर होता है करेंसी के प्राइसेस को अप एंड डाउन कर। ठीक है, समझ गए थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस की प्राइसेस कैसे मूव करते हैं, क्योंकि जौन सी कंट्री में है उस कंट्री की करेंसी वो मांगेगा, और फिर सामने वाला एक्सचेंज करवाने के लिए उस करेंसी की डिमांड करेगा। जब उस करेंसी की डिमांड करेगा तो फिर प्राइसेस तो बढ़ने हैं, अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल डिमांड करेंगे। पर वैसे तो ट्रेड होते हैं यूएस डॉलर में। हाँ हाँ, इंटरनेशनल वैल्यूएशन तो यूएस, अरे एक स्टैंडर्ड बिल्डअप कर दिया है डॉलर। बाकी करेंसी तो ऐसे ही मूव करती है ना। मान लो कि चाइना का यान इक्वल टू इतना डॉलर, तो अब इंडिया वालों को पता चल जाएगा ना कि चाइना वालों को कितना देना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल करेंसी तो डॉलर ही कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम 3 है। ठीक है, लेकिन अब जो यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, क्या नाम है इसका, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है। और फिक्स्ड एक्सचेंज में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब बच्चों ध्यान से सुनना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम
और pegged exchange rate system refers to a system in which exchange rate for a currency is fixed by the government. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी के प्राइसेस को डिसाइड करती है. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी के प्राइसेस को डिसाइड करती है. गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी के प्राइसेस को डिसाइड करती है. अब पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब देखो, अगर फॉरेन करेंसी के प्राइस फिक्स्ड हो जाएंगे तो एक स्टेबिलिटी रहेगी फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट में. अब मान लो एप्पल के फोन आ रहे हैं, मुझे पता है कि इंडिया में इतना ही दाम रहेगा, तो मैं ट्रेड करने में ज्यादा हिचकिचाऊंगा नहीं ना, ठीक है. लेकिन अगर मुझे पता है कि अगले दिन दाम घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो मेरे को उसका स्टॉक बनाकर रखना पड़ेगा. वही अगर करेंसी स्टेबल है तो मैं फ्रीली ट्रेड कर सकता. अगर 1 रुपए का दाम 10 साल बाद भी 1 रुपए रहेगा तो फिर मैं इजीली ट्रेड कर सकता हूँ ना. वही अगर उसका दाम कल जाकर 50 पैसा हो जाएगा तो मैं आज ही उसे यूज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज तो उसका दाम 1 रुपया है. ठीक है. तो टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, तो क्यों किया था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिससे कि आपका फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट जो है वो स्टेबल रहे. समझ गए, समझ गए. पहला पॉइंट स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट. दूसरा, जब फॉरेन करेंसी वीकर हो जाती थी तो गवर्नमेंट उसे बाय कर लेता था, और जब स्ट्रांग हो जाती थी तो गवर्नमेंट उसे बेच देता था. ठीक है. तो जब करेंसी वीकर हो जाती थी तो गवर्नमेंट क्या करता था, उसे बाय करने लगता था, और जब करेंसी स्ट्रांग हो जाती थी तो गवर्नमेंट उसे बेचने लगता था. समझ गए, समझ गए. बेच कैसे सकता है, अगर तुम्हारे पास डॉलर पड़ा है तो तुम उसकी आरती उतारोगे, क्या करोगे तुम, अमेरिका वालों को ही दे दोगे ना. ठीक है. और अमेरिका वाले उसे महंगे रेट पे. समझ गए, समझ गए. तो जब करेंसी वीकर होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसे खरीदने लगता है, और जब करेंसी स्ट्रॉन्गर हो जाती है तो गवर्नमेंट उसे बेचने लगता है. किसकी करेंसी, फॉरेन करेंसी. ठीक है. अपनी करेंसी तो अपने पास ही रखेगा. तो मैंने मजाक नहीं कहा, नहीं कहीं तुम बुरा मान जाओ. फॉर दिस गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन अ लार्ज रिजर्व. इसके लिए गवर्नमेंट को क्या रखना पड़ता है, लार्ज रिजर्व. अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में 1000 ही डॉलर के नोट है, उसमें से 800 इंडिया के पास आ गए, तो अब डोमिनेंस किस पे है डॉलर का, इंडिया के पास. ठीक है. तो जो रेट सेट करना चाहेगा वो कर ले. ठीक है. When value of domestic currency tied up with another currency, it is called pegging. जब मैं करेंसी की वैल्यूएशन जो है वो नोट के मुकाबले पे करता हूँ, एक करेंसी के मुकाबले दूसरी करेंसी को वैल्यू कर रहा हूँ, तो उसे पेगिंग कहेंगे. ठीक है. और जब मैं गोल्ड के मुकाबले कर रहा हूँ तो उसे पैरिटी वैल्यू. जब एक करेंसी दूसरे करेंसी पे वैल्यू हो रही है तो उसे हम कहेंगे पेगिंग. और जब हम गोल्ड के मुकाबले, जैसे मैंने कहा $1 इक्वल टू कॉइन ऑफ गोल्ड, तो ये क्या कहलाएगा, पैरिटी वैल्यू. और पेगिंग क्या होगा, $1 इक्वल टू ₹40. ये क्या हो जाएगा, पेगिंग. ये डीप थोड़ी है, ये तो ऊपर ऊपर से है. क्या कह रहे हो, नाम वगैरह याद हाँ. अरे पेगिंग, पेगिंग, गेटिंग, पेगिंग. हाँ, याद हो गया. और पैरिटी वैल्यू. पहला पॉइंट क्या था, टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट. दूसरा क्या था, जब करेंसी वीकर होती है तो गवर्नमेंट उसे बाय कर लेता है, और जब करेंसी स्ट्रॉन्गर होती है तो गवर्नमेंट उसे बेच देता है. थर्ड पॉइंट क्या था, इसके लिए गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व रखना पड़ता है. फोर्थ पॉइंट क्या था, जब करेंसी के मुकाबले करता है तो पेगिंग, और जब गोल्ड के मुकाबले करता है तो पैरिटी वैल्यू. फिर से करते हैं. जब गवर्नमेंट प्राइस को डिसाइड करती है फॉरेन करेंसी के, तो उसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं. अब उसमें सबसे पहला पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, कि इससे स्टेबिलिटी रहती है फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट में. कैपिटल मूवमेंट का मतलब क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटी. कैपिटल मूवमेंट का मतलब क्या है, एसेट एंड लायबिलिटी. महंगी बाइक है ना. जब करेंसी वीकर होती है तो गवर्नमेंट उसे क्या करता है, बाई करने लगता है, और जब करेंसी स्ट्रॉन्गर होती है तो गवर्नमेंट उसे सोल्ड कर देता है. इसके लिए गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व रखना पड़ता है. ठीक है. और जब करेंसी के मुकाबले करता है तो पैगिंग, और जब गोल्ड के मुकाबले करता है तो पैरिटी वैल्यू. चलो सिद्धार्थ रिपीट कर दो जरा जल्दी से पॉइंट, जल्दी जल्दी सिद्धांत. नहीं नहीं, सारे पॉइंट्स.
बताओ सिद्धार्थ। अरे तुझे बताना है, सारे पॉइंट्स रिपीट कर, तेरी लर्निंग पावर अच्छी है। दिखाओ ना कौन सा? ऊपर पॉइंट अरे वही तो बताना है तुझे। तुम्हें ये है ना सिद्धांत। अरे अरे तू जल्दी लर्न कर लेता है इसलिए। हाँ, एक पॉइंट दिया बता बता। एक्सचेंज रेट में जो एक्सचेंज रेट होता है वो गवर्नमेंट फिक्स करता है। उसमें जो प्राइस फिक्स करता है गवर्नमेंट होता है, उसमें फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स नहीं होता है। बाकी लार्ज रिजर्व रखने पड़ते हैं, और स्टेबिलिटी गोल्ड में पैरिटी होता है, और जब वैल्यू करंट पे फिक्स होता है उसे ई डबल पैकिंग। ई डबल यही है। और स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या था, जब करेंसी वीकर होती है तो गवर्नमेंट बाय कर लेता है, स्ट्रॉन्गर होती है तो सोल्ड आउट कर देता है। इसे याद नहीं है क्रिस? तुम्हें तो याद हो गया, जल्दी सुनाओ। ये हुई ना ऐसे पहला पॉइंट स्टेबिलिटी का वही करना फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट। और सेकंड में लार्ज रखना पड़ेगा। रिजर्व। लार्ज जब दूसरी करेंसी से करते हैं कंपेयर तो पैरिटी कहते हैं, जब गोल्ड से करते हैं तो पैरिटी कहते हैं। जब करेंसी वीकर होती है तो गवर्नमेंट बाय कर लेता है, जब करेंसी स्ट्रॉन्गर होती है तो गवर्नमेंट उसे सोल्ड आउट कर लेता है। फ्री ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इजीली होना। जैसे मैं बॉटल चाइना में बेचता हूँ, ठीक है, समझ लो ना बॉटल, ठीक है, तो उसका वो करना, फिर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ठीक है। समझ गए समझ गए? ओके। एक ना डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी होता है और एक रीवैल्यूएशन। जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी को खुद डाउन कर देता है तो उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कि मान लो पहले $1 इक्वल टू 40 था, अब $1 इक्वल टू 60 कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? डीवैल्यूएशन। पहले $1 खरीदने के लिए बस 40 रुपए चाहिए था, अब $1 खरीदने के लिए 60 रुपए चाहिए, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जब करेंसी, जब गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन कर देता है। जैसे वियतनाम ने अपनी करेंसी की वैल्यू को इतना हाई क्यों कर रखा है? जिससे लोग जो है वो वहां से एक्सपोर्ट करें, ठीक है। हाई इन द सेंस का मतलब क्या है कि उनकी करेंसी जो है पावरफुल है और हमारी करेंसी लो है, ठीक है, उनके डोमेन में, ठीक है, क्योंकि वियतनाम का जो पूरा माल पानी चलता है वो एक्सपोर्ट से चलता है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग चीजें ज्यादा है, ठीक है। बांग्लादेश ले लो, ठीक है। तो समझ गए ना डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन कर देता है। समझ गए समझ गए? और रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देता है। समझ गए समझ गए? एक बार ये पॉइंट्स देख लो जरा जल्दी से। किसी का मैसेज तो नहीं आया ना ग्रुप पे? फोन मत खोलना। अच्छा क्रिश, तुम फोन चला रहे थे? अंदर अंदर। हाँ रिवाइज करवा रहे थे। हो गया याद ये? हाँ अरे प्रियांशु, सुना दो जल्दी से। क्या अच्छा हाँ और जब फॉरेन करेंसी वीक होती है, जब उसे गवर्नमेंट खरीद लेती है, और जब कम हो जाती है तो उसे सेंड कर देती है, और फिर मैं भी याद हो गया ना सबको?
हो गया? आ गया तुम्हें थोड़ा बहुत? आपको आ गया ना? रीवैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यू तो गवर्नमेंट अपनी वैल्यू को बढ़ा देती है हर करेंसी में, और डी वैल्यू जब वो कम कर देती है। तो कॉमर्स लोगे ना? हाँ शायद मंत्र है पापा हमारे, पापा का क्या है? अरे पापा मान जाएंगे। मंत्र मेरा है। मन तो तुम्हारा ही है। भाई इंजीनियरिंग का होटल मैनेजमेंट नहीं मेरे घर में इंजीनियर सीएमबी भी ले सकते अरे जब तक 11th में नहीं पहुंच जाते तब तक 3 इडियट्स होता। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसमें क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिसाइड होता है। अभी ये चलता है, ठीक है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को अबंडेंट करते हैं, मतलब अब वो नहीं चलता, सिलेबस का पार्ट है लेकिन वो चलता है। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जो अभी पढ़ा था फिक्स एक्सचेंज, फिक्स एक्सचेंज के अंदर था वो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, ठीक है। डेफिनेशन, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है? मार्केट फोर्सेस से प्राइस डिसाइड होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम in which exchange rate is determined by the forces of demand and supply in a foreign exchange market. Points to remember: value of currencies freely fluctuate according to the demand and supply of foreign exchange. Value of currency कैसे fluctuate होता है? According to the demand and supply, ठीक है। There is no government intervention, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता ऑफिशियली, ठीक है। It is also known as floating exchange rate system. The exchange rate is determined by the market, that is through interaction of thousands of banks, firms and other institutions seeking to buy and sell currency for the purpose of making transaction in foreign exchange. समझ गए? समझ गए? या आ गया ना समझ? अरे मतलब कि जितने जने इन्वॉल्व होंगे उतनी करेंसी जो है फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। समझ गए? समझ गए? ये करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है। अभी बताया तो तुझे, मेडिसिन वाला रखा था। तो उसमें मतलब एग्जैक्टली रखा हुआ है, कंट्री कोई वो नहीं है। अरे तू नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा, तो किसी एक पॉइंट पे तो मानूंगा ना। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनकर वो बन गया। अब जरा ये पढ़ो। तो डेप्रिसिएशन डिमांड एंड सप्लाई से होता है और डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद इट टेक्स प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स। फिक्स में गवर्नमेंट होती है, फ्लेक्सिबल में कौन होता है? मार्केट फोर्सेस। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन फिक्स में होता है, फ्लेक्सिबल में नहीं होता। Stability in exchange rate, so the exchange rate is generally remain stable and only a small variation is possible. The exchange rate keeps on changing. नहीं नहीं, अब मैरिट्स और डीमैरिट्स करवा रहा हूं। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में कुछ पूछ रहे हैं? मैरिट्स एंड डीमैरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, सही बात है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो करेंसी का रेट होता है वो स्टेबल रहता है। तो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देयर इज नो अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट विच प्रमोट्स द फॉरेन ट्रेड। समझ गए? समझ गए? फॉरेन ट्रेड इजिली रहता है, ठीक है। प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टेबिलिटी रहेगी तो फ्लक्चुएशन कम होगा, फ्लक्चुएशन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट का भी मन करेगा। इट क्रिएट्स कंडीशन फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल between the nation. Both lender and borrower will not be prepared to lend or borrow in order to make long-term investment if they are not sure about the rate of exchange. A stable exchange rate promote international investment. ठीक है? तो promote international investment, promote international trade. It creates confidence among the people that the existing rate will continue in future. As a result, foreign trade of a country flow more quickly and smoothly. Prevent speculative activity. Speculative का मतलब क्या होता है? प्राइस का अप एंड डाउन होना,
स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है? प्राइस का अप एंड डाउन होना. एज एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ speculative transaction in foreign exchange. Coordination of macroeconomic policy. Policy बनाने में भी ठीक रहेगा. ठीक है. तो since the world is economically interdependent, there is a need to coordinate the macroeconomic policy of different countries in order to keep the exchange rate fixed. It prevents country from undertaking arbitrary and competitive depreciation or devaluation of their currency, which would be disadvantage for their trading pattern. इन पांचों पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बताओ. गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाएगा उस पॉलिसी को बनाने में गवर्नमेंट को अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि चीजें जो है फिक्स है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो बना सकता है. अब मान लो तुझे पता है कि पूरे साल में तेरे पास 10,000 रुपए आएंगे, तो तू उस हिसाब से काम कर सकता है. समझ गए? समझ गए? समझ गए? आगे 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 आ गया, थोड़ा बहुत तो आ गया होगा. ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड. इस चीज को चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास लार्ज रिजर्व्स होने चाहिए. गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन अ लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट. इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हैम्पर्स द इंटरनेशनल ग्रोथ. ठीक है. इट रिस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड हैम्पर्स द इंटरनेशनल ग्रोथ. क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व रखना पड़ता है, तो जो खर्चा करता है वो बहुत सोच समझ कर करता है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी करेंसी लूज कर देगा वैसे ही उसकी पावर चली जाएगी उस करेंसी को उतने रेट पे रखने. समझ गए? समझ गए? जैसे कि मान लो किसके रिजर्व रखने पड़ते दूसरी करेंसी के. फॉरेन ना. हाँ, जैसे पूरे वर्ल्ड में 1000 नोट्स थे डॉलर के, अब 800 इंडिया के पास पड़े हैं, तो इंडिया जैसा चाहेगा वैसे करेंसी के रेट रख सकता है. ठीक है. हाँ, हायर रख सकता है. ठीक है, इस टाइप का. Difficulty in fixing exchange rate. It is very difficult to determine the level at which exchange rate should be fixed. There may be undervaluation or overvaluation. कभी कभी ऐसा होगा कि गवर्नमेंट ने ज्यादा ही रेट रख दिया, कभी ऐसा होगा गवर्नमेंट ने कम रेट रख दिया. ठीक है. If the exchange rate is fixed at a level which is lower than the market level, it will result in deficit in balance of payment. And if higher than the market level, then it will create inflationary pressure because of surplus in balance of payment. अगर अंडर वैल्यूएशन कर देगा तो डेफिसिट हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में. बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाया मैंने? नहीं पढ़ाया. ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है. तो अगर उसने अंडर वैल्यूएशन कर दिया है तो उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा? मतलब उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अंडर वैल्यूड हो जाएगा, डेफिसिट में चला जाएगा. मतलब अगर मान लो तुम्हारा बिकना चाहिए 10 का माल, तुम बेच रहे हो 8 का माल, तो पर माल पे 2 रुपए का लॉस सह रहे हो, तो डेफिसिट होता है. ठीक है. एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स्ड. pegged fixed exchange rate are not permanently fixed. Often fluctuation in the international commodity and prices and problems in the balance of payment compel country to bring changes in the exchange rate. This makes it difficult to keep the exchange rate fixed. ठीक है. तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे. ये सारे क्या थे? डिसएडवांटेजेस. अरे वहां नींद आती है. ये सारे क्या थे? डिसएडवांटेजेस थे. इसके बस पॉइंट याद कर लो. ठीक है. क्यों समझ रहे हो उससे? बस पॉइंट याद कर. सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर अंडर, अब मान ले तूने $1 इक्वल टू 60 रख दिया, क्या सोचकर रख दिया? क्या पता उसका 70 होना था, तो तूने अंडर वैल्यूएशन कर दी. और अगर मान लो 60 होना था और तूने रख दिया 70, तो तूने ओवर वैल्यूएशन कर दिया. समझिए? समझ गए? तो अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की दिक्कत आती है. समझ गए? समझ गए? सुन रहे थे ना थोड़ा बहुत? कौन सा, डीमेरिट्स या मैरिट्स? ह्यूज. इसके लिए मतलब इस चीज को प्रोसेस करने के लिए गवर्नमेंट को लार्ज रिजर्व रखना पड़ता है. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट कभी कभी अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन भी कर सकती है करेंसी का, कि $1 इक्वल टू दिस और $1 इक्वल टू. एंड उसके बाद एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स. ठीक है. एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स का मतलब क्या है? कि परमानेंटली फिक्स नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं.
चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। merits and demerits of flexible exchange rate system maintains equilibrium level। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या करता है, मेंटेन रखता है इक्विलिब्रियम लेवल की करेंसी का प्राइस कितना होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज सेल्फ एडजस्टिंग and automatically remove the disequilibrium in balance of payment. It eliminates the problem of overvaluation and undervaluation of currency। ठीक है, ये ओवरवैल्यूएशन और अंडरवैल्यूएशन को क्या कर देता है, बचा देता है। ठीक है, समझ गए समझ गए। No need for huge exchange reserve. There is no need for the government to hold large foreign exchange reserve. It enhances the movement of capital across the parts of the world and promote international growth। अब गवर्नमेंट को इस चीज के लिए, मतलब इस करेंसी को प्रोसेस करने के लिए लार्ज रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। समझ गए। सेकंड पॉइंट आ गया ना। ठीक है, क्योंकि फ्रीली प्राइस जो है अपने आप फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इसमें कोई रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसमें रिजर्व क्यों बनाना पड़ रहा था, जिससे कि उनका ऑरा रहे और जो वो कह रहे हैं वो बात मानी जाए। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लेवल ऑफ द एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। चीजों का ढंग से यूज होगा, कोई सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अपना चलाते जा रहे हैं, सर्कुलेट करते जा रहे हैं। डीमेरिट्स क्या है, इंस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। The external value of the domestic currency keeps on changing as per the demand and supply of foreign exchange. It creates uncertainty about the amount of receipt and payment of foreign exchange transactions, and instability hampers the foreign trade. Fluctuations इसमें होता रहता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया कि तुम्हें डर है कि अगले दिन फिर से प्राइस चेंज हो जाएगा, तो ट्रेड कर कोई फायदा नहीं है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होता है। स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है, प्राइस का अप एंड डाउन। Speculators manipulate the market and make the exchange rate too low or too high. This makes the foreign exchange market unstable and discourage the foreign trade। मतलब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेन करेंसी के प्राइसेस को हिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इट जनरेट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी वेयर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। समझ गए, आ गया समझ। और देखो, अगर तुम ये भी देखोगे अपना, अगर इन फ्यूचर तुम सीयूईटी देते हो तो ये देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट मीनिंग फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैरिट्स, डीमैरिट्स, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो, कब कब हमारा जो फॉरेनर होता है वो हमारी करेंसी की मतलब कब कब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। जब भी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आए ना, इसका मतलब है कि हम डॉलर की डिमांड करें। जब भी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आए, इसका मतलब क्या है कि हम डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। जब भी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज आए, इसका मतलब क्या है, हम डॉलर की डिमांड कर रहे हैं। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टूरिज्म, यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्री, lending to abroad, paying interest to abroad, investment to abroad, maintaining reserve of foreign currency and speculation। ठीक है, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम डिमांड करते हैं डॉलर की। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो बाहर से कर रहे हैं, तो हम किसकी डिमांड करेंगे, डॉलर की। जब हम टूरिज्म करने जा रहे हैं बाहर, तो हम किसकी डिमांड करेंगे, डॉलर की। ठीक है, जब हम यहाँ से बाहर पैसा भेज रहे हैं, तो हम किसकी डिमांड करेंगे, डॉलर की। परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, तब हम किसकी डिमांड करेंगे, डॉलर की। लेंडिंग टू अब्रॉड, जब मैं बाहर उधार दे रहा हूं, तो उसे उधार किस में चाहिए होगा, डॉलर में। ठीक है, पेइंग इंटरेस्ट टू अब्रॉड, ये भी किस में चाहिए होगा, डॉलर में। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड किस में चाहिए होगा, डॉलर में। मेंटेनिंग रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर में। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है, जो तुमने फॉरेन एक्सचेंजर्स वालों को देखा होगा, जो क्या करते हैं फॉरेन एक्सचेंजर वाले, करेंसी को होल्ड करके रखते हैं, जब उसके दाम बढ़ जाते हैं तब उसे बेचते हैं। वो जो करेंसी को चेंज नहीं करते, कन्वर्ट करते हैं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। देखो, जब $1 = 40 था, तब इतनी डिमांड, और जब $1 = 60 हो गया, तब इतनी डिमांड हो गई। ठीक है, क्योंकि जब मेरे को $1 चाहिए था, तो मुझे 40 का मिल रहा था, तब मैं ज्यादा क्वांटिटी मांग रहा था। अब मुझे $1 चाहिए, तो अब मेरे को कितने का मिल रहा है, 60 का, तो अब मैं उसकी कम डिमांड करूँ। समझ गए।
आपका आ गया ना अच्छे से? और ये डिक्रीज का केस हो गया, पहले जो था ये केस था, फिर जो अब $1 = 10 हो गया तो ये केस हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो सप्लाई में हमें क्या सोचना है, जब वो रुपी की डिमांड कर रहे हैं। सप्लाई में हमें क्या सोचना है, जब वो रुपी की डिमांड कर रहे हैं। तो जब एक्सपोर्ट करेंगे हम तब वो रुपी की डिमांड करेंगे। ठीक है, सप्लाई में हमें क्या सोचना है, रुपी, क्योंकि सप्लाई में हम दे रहे हैं। ठीक है, foreign coming in India for tourism, unilateral transfer from abroad, selling assets in India to a foreigner, borrowing from abroad, investment from abroad, speculation। जब $1 = 60 था तब ये डिमांड थी, जब $1 = 40 था तो ये डिमांड। तो यहाँ पर क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट रहता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, हाँ समझ गए, समझ गए, इतना आ गया ना? ओके, अभी इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, या और मन है? नहीं नहीं